गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि झूरी काची नामक किसान के पास हीरा मोती नामक दो बैल होते हैं। दोनों बैलों में बहुत ही गहरी मित्रता होती है। एक दिन झूरी के ससुराल से उसका साला, जिसका नाम गया था, वह आता है और हीरा मोती को अपने घर में काम करने के लिए लेकर चला जाता है। हीरा मोती को लगा कि शायद हमारे मालिक झूरी ने हमें बेच दिया है। उन्हें गया के यहाँ जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से रस्सी तोड़कर फिर से झूरी के घर आ गए। यहाँ झूरी की जो पत्नी थी, उसे बैलों का इस प्रकार उसके भाई के घर से आना अच्छा नहीं लगा। उसने बैलों को भला बुरा कहा। अब हम पढ़ते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी में हम पढ़ेंगे कि दूसरे दिन झूरी का साला फिर से आया और बैलों को लेकर चला, पर अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोत लिया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया और फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को उसने खली चूनी, अर्थात ये बैलों के भोजन है, जानवरों के भोजन है जो उन्हें पसंद है, तो गया ने अपने दोनों बैलों को तो खली चूनी सब कुछ दिया, लेकिन हीरा मोती के आगे सूखा भूसा डाल दिया। यहाँ पर देखिए कि बताया गया है कि जब गया बैलों को अपने घर ले जा रहा था गाड़ी में जोतकर, तब मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मोती थोड़ा सा उग्र स्वभाव का है, थोड़ा सा जल्दी उत्तेजित हो जाने वाला है, लेकिन हीरा जो है वो बहुत ही सहनशील स्वभाव का है। मोती ने दो चार बार ऐसा प्रयास किया कि क्यों ना गाड़ी को खींचकर सड़क की खाई में गिरा दूं ताकि इस गया को सबक मिल जाए, पर हीरा ने उसे संभाल लिया। हीरा ने गाड़ी को खाई में नहीं गिरने दिया। यहाँ पर एक चीज़ पता चल रही है कि मोती जो है वो उग्र स्वभाव का है, हीरा जो है वो सहनशील है। और इसके अतिरिक्त सच्चे मित्र वही होते हैं जो अपने मित्र को किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने से रोकें। यहाँ पर मोती जो है वो सड़क की खाई में गाड़ी को गिराना चाहता था, लेकिन हीरा ने उसकी इस गलती को संभाल लिया, उसे गलत कार्य करने नहीं दिया। आगे क्या हुआ कि दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। जब दोनों बैलों ने देखा कि गया के बैलों के सामने खली चूनी सब डला हुआ है और वो बड़े आनंद से खा रहे हैं और हमारे सामने सूखा भूसा डाल दिया गया है, तो उन्हें बड़ा अपमान महसूस हुआ। उन्हें लगा कि ये तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। झूरी ने तो कभी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, अर्थात झूरी ने तो कभी इन्हें हाथ से भी नहीं मारा, कभी किसी चीज़ से मारा भी नहीं। उसकी टिटकार पर, टिटकार का अर्थ होता है हाँकने की आवाज़, झूरी के तो हाँकने की आवाज़ पर ही दोनों उड़ने लगते थे, दोनों बड़ी तेजी से दौड़ने लगते थे। और यहाँ गया के घर आकर उन्हें मार पड़ी। आहत सम्मान, आहत का अर्थ होता है घायल। उनका सम्मान जो है वो गया के घर आकर घायल हो गया था। तो एक तरफ तो उनके उस घायल आत्मसम्मान का दुख था और दूसरी तरफ उन्हें ये सूखा भूसा मिला। दोनों को इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने नांद की तरफ आंखें भी ना उठाई। नांद का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर जानवरों को भोजन दिया जाता है, तो उन्होंने नांद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और अपने आत्मसम्मान के को ठेस पहुँचने के कारण उन्होंने भोजन को भी त्याग दिया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। गया मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव भी न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। मोती को बहुत गुस्सा आया कि मेरे मित्र की नाक पर गया ने जोर जोर से डंडे जमाए हैं, तो उसे इतना गुस्सा आया कि वो अपने साथ जुड़े हुए हल को लेकर ही भागा ताकि गया का ध्यान बटा सके। उसके साथ जुड़ा हुआ हल, रस्सी, जुआ जोत, ये सब हल के साथ में लगे हुए खेती करने के उपकरण हैं, साधन हैं। तो मोती जो है वो हल जो उसके साथ में जुड़ा हुआ था उसे लेकर ही भागा और इसी कारण हल, रस्सी, जुआ जोत सब टूट टाट कर बिल्कुल बराबर हो गए। गया का ध्यान बट गया और उसने भी मोती को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। गले में यदि बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। भागते समय हीरा ने मूक भाषा में मोती से कहा, मूक भाषा अर्थात चुप रहकर अपने विचारों को दूसरे के हृदय तक पहुंचाना। तो हीरा ने
चुप चुप ही अपने साथी मोती से कहा कि भागना व्यर्थ है, हमें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, भागना बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि हम पकड़ लिए जाएंगे, हमारे गले में मोटी मोटी रस्सियां हैं। तब मोती कहता है कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। हीरा कहता है अब की बार बड़ी मार पड़ेगी कि अब तक तो उसने सिर्फ डंडे से ही मारा था और तुमने जो हल्का नुकसान कर दिया है और हम जो भाग रहे हैं अब हम पकड़ में आ जाएंगे, तो अब तो हमें बहुत ही मार पड़ेगी। मोती कहता है पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे, यदि हमारा जन्म बैल का ही है तो मार से तो हमको सामना करना ही पड़ेगा। तब हीरा कहता है कि गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा हुआ आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती कहता है कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। मोती कहता है अगर तुम कहो तो मैं भी उन्हें कुछ मजा चखा दूं। हीरा ने समझाया नहीं भाई, खड़े हो जाओ, हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तो मोती कहता है कि मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा, कि ठीक है तुम्हारे कहने से मैं खड़ा हो जाता हूँ, पर यदि यहाँ पर आकर गया या उसके साथियों ने मुझे मारा तो मैं 1-2 को जरूर मारकर गिरा दूंगा। तब हीरा उसे समझाते हुए कहता है नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारी जाति का धर्म नहीं है, हमें अपने मालिक के साथ में हिंसा से काम लेना नहीं चाहिए। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया मतलब मन मार कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की। कुशल हुई का अर्थ होता है अच्छा हुआ, भला हुआ कि उसने गया ने इस समय दोनों बैलों से मारपीट नहीं की। यदि गया यहाँ पर थोड़ा बहुत भी मारपीट करता तो मोती भी जरूर पलट पड़ता, अर्थात मोती भी उस पर वार कर देता। उसके तेवर देखकर ही गया और उसके सहायक, तेवर मतलब रवैया, उसके रवैया देखकर गया और उसके सहायक अर्थात साथी, मोती का रवैया देखकर गया और उसके साथी समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत मतलब भलाई है, इस वक्त टाल जाने में ही भलाई है, इस वक्त हमें मारपीट नहीं करनी चाहिए। आज फिर दोनों के सामने वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में एक एक देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। एक छोटी सी लड़की जो है वो उस घर से निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। बैल जितने बड़े शरीर के अंदर उस एक रोटी से कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन उस लड़की ने ये रोटी जो उन बैलों को खिलाई थी वो बहुत ही प्रेम से खिलाई थी। तो भले ही उन बैलों का पेट नहीं भरा, लेकिन उनके हृदय को मानो भोजन मिल गया। ऐसा लगा कि उनका हृदय तृप्त हो गया। जिस दिन से हीरा और मोती गया के घर आए थे वो सिर्फ भोजन के ही भूखे नहीं थे, वो प्रेम के भी भूखे थे। भोजन की भूख पेट में लगती है और प्रेम की भूख हृदय में लगती है। तो दोनों को ही हृदय को भोजन मिल गया, अर्थात उस लड़की ने इतना प्रेम से उन्हें वो रोटी खिलाई कि उनके हृदय में जो प्रेम की कमी थी वो पूरी हो गई और वो समझ गए कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, अर्थात इस घर में भी कोई भला रहता है। ये लड़की जो थी ये भैरों की थी। गया के भाई का नाम भैरव था और ये लड़की उसके भाई की लड़की थी। उस लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे बहुत मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता का अर्थ होता है लगाव हो गया था। वो जो लड़की थी उस लड़की की सगी माँ तो मर चुकी थी और जो उसकी सौतेली माँ थी वो उसके साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार करती थी, वो उसे हमेशा मारती रहती थी। तो उस लड़की को इन बैलों की स्थिति और अपनी स्थिति एक जैसी लगी। कैसे लगी कि देखिए, गया जो है वो अपने बैलों के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, उन्हें खाने को अच्छा भोजन दे रहा है, वहीं वो हीरा मोती के साथ मारपीट का बर्ताव कर रहा है और उन्हें खाने को भी सूखा भूसा दे रहा है। इसी प्रकार इस लड़की के साथ हो रहा था कि जो सौतेली माँ थी वो अपने बच्चों को अच्छा भोजन दे रही थी, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी, और ये जो लड़की थी इस लड़की को वो हमेशा मारती रहती थी। तो इस प्रकार से इस लड़की को बैलों की और अपनी स्थिति एक जैसी लगी और उसे उनसे आत्मीयता हो गई, लगाव हो गया।
अब दोनों का यही एक रूटीन बन गया, दोनों बैलों का यही एक दिनचर्या हो गई। दोनों बैलों की क्या दिनचर्या हो गई कि दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते और शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। अब प्रतिदिन यही दिनचर्या हो गई कि दोनों को दिन भर हल में जोता जाता, वो चलने से अड़ जाते अर्थात चलते नहीं, पैर नहीं उठाते तो डंडे खाते और शाम को थान पर बांध दिए जाते। ये जो थान शब्द है, इस थान का अर्थ होता है स्थान। जानवरों को बांधने का जो स्थान होता है उसे थान कहा जाता है। तो शाम को दोनों थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका आती और उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी, प्रेम के इस प्रसाद की, प्रसाद मतलब कृपा, बड़ी प्रेम से जो ये प्रसाद उन्हें मिल रहा था। यहाँ पर क्या है प्रेम का प्रसाद? 2 रोटियां जो एक एक हीरा और मोती को उस लड़की के द्वारा खिलाई जा रही थी। तो प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी। बरकत का अर्थ होता है बचत, कि इस प्रसाद से इतनी बचत हो रही थी, इतना भला हो रहा था, इतनी अच्छाई हो रही थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। 2-2 गाल मतलब बहुत कम, बहुत ही थोड़ा सा, कि बहुत उन्हें सूखा भूसा अच्छा नहीं लगता था तो हीरा मोती बहुत थोड़ा सा भूसा खाते थे, लेकिन फिर भी दुर्बल नहीं हो रहे थे, क्योंकि पूरे घर में इस लड़की के द्वारा उन्हें 2 रोटियों के रूप में प्रेम परोसा जा रहा था। लेकिन प्रेम मिलने पर भी उनकी दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। गया के प्रति दोनों की आंखों में और दोनों के रोम रोम में, रोम बोलते हैं शरीर के बाल को, उनके एक एक रोम रोम में और दोनों की आंखों में गया के प्रति बहुत विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने हीरा से मूक भाषा में कहा। मूक भाषा में फिर से आपको बता चुकी हूँ कि चुप रहकर दोनों एक दूसरे से वार्तालाप किया करते थे। तो एक दिन मोती ने हीरा से मूक भाषा में कहा कि अब तो सहा नहीं जाता हीरा, कि अब तो अत्याचार बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाता। तो हीरा कहता है क्या करना चाहते हो? मोती कहता है एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। ऐसा मन करता है कि एक आध इंसान को, एक आध इस गया को या इसके साथियों को किसी न किसी को सींगों पर उठाऊं और उछालकर फेंक दूं। लेकिन जो मोती होता है उसकी इस बात को काटते हुए हीरा समझाता है कि लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यदि तुम सींगों पर उठाकर फेंक दोगे, उसे मार डालोगे, तो क्या ये बेचारी अनाथ ना हो जाएगी? तो मोती कहता है तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को बहुत मारती है। तो ऐसा करता हूँ इस घर की जो मालकिन है उसे फेंक देता हूँ, क्योंकि वो तो इस लड़की को बहुत मारती है। तब हीरा कहता है लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो? अर्थात हमारा धर्म नहीं है कि हम स्त्रियों पर हाथ उठाएं, ये भूल जाते हो। ये भारतीय संस्कृति बताई गई है कि भारतीय संस्कृति में, जैसे हमने पहले पढ़ा कि मोती ने कहा कि मैं अगर लाठियां लेकर आ रहा है और मुझे मारेगा तो मैं भी एक आध को मार दूंगा, तब हीरा उसे समझाता है कि ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। तो ये भी भारतीय संस्कृति है कि हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, हम अहिंसावादी हैं। और यहाँ पर भारतीय संस्कृति का ही दूसरा जो है पहलू सामने आ रहा है कि हीरा मोती को समझाते हुए कहता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, अर्थात हमारी संस्कृति में स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया जाता। तब मोती कहता है कि तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, कि तुम तो किसी भी तरह से यहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं ढूंढते। बताओ तुड़ाकर भाग चले, कि क्यों ना तो फिर इस रस्सी को ही तुड़ाकर भाग जाए। तब हीरा कहता है हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मुझे ये बात तुम्हारी स्वीकार है कि हम किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन रस्सियों को तुड़ाकर यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तब मोती कहता है इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में ही जाती है। अर्थात पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबाते रहेंगे और जब वो कमज़ोर हो जाएगी तो एक ही झटका लगाएंगे और उसी झटके में ये रस्सी टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आ रही थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक। अचानक से घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की घर से बाहर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, अर्थात दोनों को उस लड़की पर बड़ा प्रेम आने लगा।
उस लड़की ने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, अर्थात मैं तुम्हें खोल रही हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। मैं तुम्हें खोल रही हूँ, तुम चुपके से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो सुबह तक तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है, अर्थात घर में बातचीत हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, नाथ डाल दी जाए। नाथ क्या होती है? नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बैलों के नाक में एक रस्सी को आर पार पिरो रखा होता है, उस रस्सी को ही नाथ कहा जाता है। बैलों की नाक में नाथ डालने से वो नियंत्रण में रहते हैं, क्योंकि जैसे ही उस रस्सी को खींचा जाता है उनकी नाक में बहुत पीड़ा होती है। तो इस प्रकार से जो गया के घर वाले थे वो ये विचार विमर्श कर रहे थे कि क्यों ना हीरा मोती की नाकों में नाथ डाल दी जाए, ताकि ये जो अड़ते हैं, ये जो इतना तेज तेज दौड़ते हैं, कहा नहीं मानते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। और ये सारी सलाह इस लड़की ने सुन ली थी। लड़की को बैलों से बड़ा प्रेम था, तो उसे लगा कि यदि इनकी नाकों में नाथ डलेगी तो ये तो बहुत कष्ट वाली बात हो जाएगी। तो वो लड़की चुपचाप घर से बाहर आती है और बैलों को कहती है कि मैं तुम्हें खोल रही हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। जब उसने गराव खोल दिया, गराव बोलते हैं गले की रस्सी को, लड़की ने हीरा और मोती के गले की रस्सी को खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे, लेकिन हीरा और मोती वहाँ से भागे नहीं। मोती ने अपनी भाषा में ही हीरा से पूछा, अब चलते क्यों नहीं? पहले तो कह रहे थे कि रस्सी टूट जाएगी तो भाग चलेंगे, अब तो रस्सी खोल दी गई है, अब चलते क्यों नहीं? तब हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। अगर चले भी जाएं तो सुबह होते ही इस अनाथ बालिका पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी, सबको इसी पर संदेह होगा कि अवश्य इसी ने ही रस्सियाँ खोली होगी। अचानक, सहसा अर्थात अचानक बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। लड़की जोर से चिल्लाती है कि फूफा जी के जो बैल आप लाए थे वो भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी दौड़ो, उन्हें पकड़ो। यहाँ पर वो उस लड़की का प्लान समझ गए कि ये हमें यहाँ से भगाकर खुद ही आवाज़ लगाना चाह रही है, ताकि इसके ऊपर किसी को संदेह ना हो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का और भी मौका मिल गया। सीधे दौड़ते गए, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी याद नहीं रखा कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं। दोनों को मार्ग का भी ज्ञान न रहा मतलब भान न रहा, ध्यान ही नहीं रहा कि हम किस रास्ते पर दौड़ रहे हैं। जिस परिचित मार्ग से वो आए थे, अर्थात जो रास्ता वो जानते थे, झूरी के घर का रास्ता, उसका तो यहाँ पता भी न था। यहाँ पर हीरा और मोती दोनों ही रास्ता भटक चुके थे। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तब हीरा ने कहा, मालूम होता है रास्ता भूल गए, अर्थात ऐसा लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं, हमें अपने मालिक झूरी के घर का रास्ता नहीं मिल रहा है, हम किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं। तब मोती कहता है, तुम भी बेतहाशा भागे, बेतहाशा मतलब बिना कोई होश रखे, बिल्कुल लगातार, तुम भी लगातार भागते रहे, वहीं उसे मार गिराना था, हमें बिना सोचे समझे इतना भागने की जरूरत नहीं थी। गया को एक बार वहीं मार गिराते तो हम रास्ता ना भटकते और आराम से सही रास्ते पर चलते। तब हीरा कहता है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? अगर हम उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, अर्थात दुनिया कहती कि हीरा और मोती ने हिंसा की। वह भले ही अपना धर्म छोड़ दे, वो भले ही अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा करने लगे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े, अर्थात हमें अहिंसा के रास्ते पर ही चलना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट लेते थे कि कोई आता तो नहीं है। दोनों ने कुछ देर तो खेत के पास खड़े होकर रास्ते के बारे में सोचा, लेकिन फिर उन्हें बहुत भूख लगने लगी, तो दोनों भूख से बहुत ही व्याकुल अर्थात बेचैन हो रहे थे। जो खेत था वो मटर की फसल का खेत था। दोनों उस हरे भरे खेत में चरने लगे। बहुत दिनों के बाद उन्हें वो हरा भरा भोजन मिल रहा था। रह रहकर आहट लेते थे मतलब ध्यान रखते थे, कान लगाते थे, रुक कर, थोड़ा ठहर कर कान लगाते थे, ध्यान रखते थे कि कोई खेत का मालिक खेत में आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया।
और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। जब दोनों का पेट भर गया तब दोनों को ये एहसास हुआ कि अब हमारा पेट भी भर चुका है और हम किसी के गुलाम भी नहीं हैं। तो दोनों मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए अर्थात मित्रता में ही थोड़ी सी धक्का मुक्की की और एक दूसरे को ठेलने लगे मतलब धक्का लगाने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे तक धकेल दिया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। तब हीरा को भी क्रोध आ गया। वो संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया अर्थात फिर से मोती से मुकाबला करने लगा। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया अर्थात मोती ने देखा कि अब हमारे खेल में हमारे बीच में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तो वो किनारे हट गया। उसने उस लड़ाई को वहीं छोड़ दिया। यहाँ पर ये मित्रों की लड़ाई बताई गई है कि मित्र जब एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे को झूठ मूठी मारते हैं, तब जो भी समझदार होता है वो समझ जाता है कि अगर यही सब चलता रहा तो आगे जाकर के लड़ाई बढ़ जाएगी, तो वो शांत हो जाता है। इसी प्रकार से हीरा और मोती ने जो थोड़ी मस्ती की, उसके बाद मोती समझ गया कि अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बीच में झगड़ा हो जाएगा, तो वो किनारे हट गया। अब हम आज इतना ही भाग पढ़ेंगे। ये दूसरा भाग था जो पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में हम तीसरा भाग पढ़ेंगे और अब जो भाग हमने आज पढ़ा उससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। इसमें देखिए आपको दूसरा प्रश्न करना है। एक तो दूसरा प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? हम लिखेंगे छोटी बच्ची की सगी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे बहुत ही मारती रहती थी। छोटी बच्ची को हीरा और मोती में और अपने अंदर ये समानता दिखाई दी, दोनों की परिस्थितियाँ समान दिखाई दी। उसे भी लगता था कि हीरा मोती को गया सोतेला व्यवहार रखता है, हीरा मोती के साथ में सोतेला व्यवहार रखता है और अपने बैलों को भोजन अच्छा देता है। तो इस प्रकार से हीरा मोती और लड़की की परिस्थितियाँ एक जैसी थी, तो लड़की समझ गई कि जिस प्रकार से मुझे प्रेम चाहिए उसी प्रकार से हीरा और मोती को भी प्रेम चाहिए। तो उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उभर आया। उसके बाद हम पढ़ते हैं छठा प्रश्न कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण स्पष्ट करना है। इस प्रश्न में हीरा ने कहा था मोती से, जब मोती ने कहा कि मैं इस लड़की की माँ को उछाल कर फेंक दूं, तब हीरा ने कहा था कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, क्या ये बात भूल गए? इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद का जो स्त्री के प्रति दृष्टिकोण दिखाई देता है वो ये है कि प्रेमचंद का मानना था यत्र नरस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। वे स्त्रियों को बहुत ही सम्मान देते थे। स्त्रियों के ऊपर वो हाथ उठाना या स्त्रियों के साथ में हिंसा करना वो बहुत ही गलत मानते थे। उनके लिए स्त्री जो थी वो पूजनीय थी। ये प्रेमचंद के स्त्री के प्रति दृष्टिकोण है। आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर करने हैं और ये पाठ जो है वो किताब से जितना पढ़ लिया है उतना फिर से पढ़ना है। प्रश्न उत्तर करने के बाद आप मुझे मेरे नंबर पर ये काम सेंड कर सकते हैं। अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।